Hello my dear viewers, I again welcome you all on my channel. And as you can see on this on the screen, today in this session we will discuss about a ballad written by Phoebe Cary, an American poetess, and we can say she is the younger sister of the poetess Alice Cary ना, उसकी छोटी बहन है ये. And they both published some of the poems जॉइंटली. उन्होंने साथ साथ में पब्लिश की, साथ साथ लिखी उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने अलग अलग से स्टार्ट कर दिया था. तो उनकी इस पोएम के बारे में हम डिस्कस करेंगे. एक छोटी सी इंटरेस्टिंग पोएम है, ज़्यादा इसमें हम ये नहीं कह सकते कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं. इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ऑल ऑफ यू कैन ईजिली गेट इट. ओके, सो इसमें क्या कुछ इम्पोर्टेंट है. एट फर्स्ट वी शुड डिस्कस अबाउट द थीम, और वी कैन से व्हाट मैसेज इज़ कन्वेड थ्रू दिस पोएम. तो क्या कन्वे किया गया बेटा इसके अंदर. जो पोएटेस है वो इनफैक्ट जो बच्चे हैं उनको एक मैसेज देना चाहती है कि उन्हें अपने अंदर जो है एक काइंडनेस, चैरिटी और इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं वो डेवलप करनी चाहिए, उन्हें अपने अंदर मेंटेन रखनी चाहिए. दे शुड रिस्पेक्ट ऑल द पर्सन इरेस्पेक्टिव ऑफ हु द पर्सन इज़. मे बी अगर कोई गंदे से कपड़े अपेयरेंस में है, कोई इस तरह का आदमी है तो उसकी रिस्पेक्ट ना की जाए. और अगर कोई पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा ही एक तरह से अट्रैक्टिव लगे तो उसकी रिस्पेक्ट करें. ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जैसा कि स्टोरी की या इस पोएम के अंदर हुआ. उस लेडी ने एक उस सेंट पीटर को, जो कि अपीयरेंस के अकॉर्डिंग ज़्यादा कुछ इम्प्रेसिव नहीं था, उसने कैसे इंसल्ट की और कैसे उसने अपनी एक ग्रीड जो थी, एक लालच जो थी, उसको उसने शो किया वहाँ पे. और उसका एक रिज़ल्ट जो था कितना कुछ, या उसका कॉन्सिक्वेंस जो था कितना डिफ़िकल्ट रहा, कितना प्रॉब्लमेटिक रहा उसके लिए. तो इसी चीज़ को यहाँ पे शो किया गया है. सो हम यही कहेंगे कि इसके थ्रू जो पोएटेस है, इसके अलावा कोई कुछ और नहीं बट यही एक मैसेज देना चाह रही है. सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम वी आर स्टार्टिंग इट नाउ. ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड. सबसे पहले टाइटल जो चूज़ किया उस पर डिस्कस करते हैं. व्हाट इज़ अबाउट इट, किसके बारे में क्या लिखा गया है. क्योंकि माना ये जा रहा है कि जो ये स्टोरी है ये कहाँ के एरियाज़ की है, किस एरिया में या इस स्टोरी को कहा जाता था, कहाँ. इसकी अगर कंडीशन देखी जाए तो ये पोएटेस कहती है कि ये एक लेजेंड है. लेजेंड का मतलब क्या होता है, एक फॉक स्टोरी जो कि आपस में लोग एक जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करते हैं. और ये ऑलमोस्ट लिखी हुई नहीं होती हैं, ये बोलकर ऑरली एक दूसरे को बताई जाती हैं. ठीक है, तो ऐसी एक कहानी है. और कहाँ की है, ऑफ द नॉर्थलैंड. अब अगर नॉर्थलैंड की बात करें तो नॉर्थलैंड क्या होता है या कैसा, उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि जो नॉर्थ पोल हमारा है उसके ऊपर का जो एरिया है, जैसे मैं यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को देख पा रहे होंगे, इस सर्कल के अंदर जो भी कंट्रीज़ हैं, जो भी प्लेसेस हैं, इस एरियाज़ इन एरियाज़ के अंदर रहने वाले लोग जो हैं उनमें ये ज़्यादा फेमस थे. और इसमें कह सकते हैं कि अलास्का हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, रशिया हो गया, उसके कुछ एरियाज़ जो हैं यहाँ पे. इसमें कोई भी सर्टेन नहीं है, वी आर नॉट सर्टेन अबाउट कि इन विच कंट्री और एट विच प्लेस इट वाज फेमस और फ्रॉम विच प्लेस इट इज़ टेकन. हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह पाएंगे क्योंकि इसने केवल नॉर्थलैंड बोला हुआ है. वो कॉमन कहीं का भी हो सकता है. ठीक है, तो अब इसमें पॉइंट क्या निकल के आता है. आई थिंक टाइटल समझ गए होंगे कि इसमें क्या कहना चाह रहा है, कि ये कहानी है एक कहाँ की, नॉर्थलैंड की, उस एरिया की, नॉर्थ पोल जो है उसके आसपास है, उसके सराउंडिंग की. सो देन दिस पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी. कहते कि ये पोएम जो है नरेट करती है. नरेट मीन्स डिस्क्राइब करती है. इट टेल्स अस अबाउट द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी. एक ओल्ड लेडी है, उसकी कहानी को यहाँ पे इस नरेट करती है इस जो पोएम है. हु एंगर्ड सेंट पीटर. अब सेंट पीटर कौन थे. सेंट पीटर बेटा आप लोगों ने अगर उसके बारे में कुछ सुना हो, वो एक क्रिश्चियन, एक बहुत ही, कहते हैं कि वो गॉड के मैसेंजर के फॉर्म में माना गया था उनको. और उन्होंने, जैसे ये मैंने एक पिक यहाँ पे आपके लिए रखी ताकि तो एक माइंड में एक विजुअल, एक इमेज क्रिएट हो ताकि आपको अच्छे से याद रहे इन चीज़ें. सेंट पीटर जो थे
वो कहते हैं कि जब ये उस एज की कहानी है जब वो एक बार धरती पे घूमने आए थे, उसके बाद तो वो गॉड के, क्योंकि गॉड ने उनको भेजा था ऐसा माना जाता है। और बहुत ही एक रिस्पेक्टेड एक कैरेक्टर हैं ये, बाइबल के अकॉर्डिंग कह सकते हैं इसको। और कहते हैं कि जब ये अर्थ पे घूमने आए एट दैट टाइम, उस समय की कहानी है। और जब वो आए तो उनको एक इस लेडी ने क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया, बहुत नाराज़ कर दिया। और किस कारण से नाराज़ हुए? बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, उसके लालच के कारण से वो नाराज़ हो गए। एंड व्हाट हैपेंस देन एंड हाउ इट टेक्स प्लेस, वी कैन से टू नो ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू गो अहेड। आगे पोएम जो है वो स्टार्ट करनी पड़ेगी। देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, कहते हैं कि दूर दूर तक, बहुत दूर तक, इन द नॉर्थ लैंड, नॉर्थ लैंड के अंदर, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पे जो ड्यूरेशन है, जो टाइमिंग है किसकी, डेज़ की, आर फ्यू, बहुत ही लेस होती है, बहुत ही कम होती है। वेयर द ड्यूरेशन ऑफ द डेज, और वी कैन से द लेंथ ऑफ द डेज इज़ वेरी लेस इन कंपैरिजन ऑफ द नाइट्स। वहाँ पे क्योंकि सनलाइट जो होती है नॉर्थ लैंड के अंदर, नॉर्थ पोल के ऊपर, आप जानती हो, इसीलिए वो वहाँ पे फ्रोजन कंडीशन में होता है, क्योंकि जो सन की रेज होती हैं वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए वहाँ पे पहुँच पाती हैं। और टेम्परेचर ऑलमोस्ट वहाँ पे ठंडा ही होता है। इसी कारण से पानी जो है या हर चीज़ वहाँ पे जमी हुई नज़र आती है, आइसलैंड वी कैन से, इसी कारण से है वो। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग, और जो डेज़ अब अगर उनकी टाइमिंग अगर शॉर्ट हो गई तो सिंपल सी बात है, नाइट जो है उनकी लेंथ बढ़ जाएगी। सो इसलिए यहाँ पे लिखा एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और विंटर सीजन में तो ज़्यादा ही कुछ इस तरह कंडीशंस बन जाती हैं कि जो नाइट होती हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एंड दैट्स वाई दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। यहाँ पे दे जो है द पीपल हु आर द इनहेबिटेंट ऑफ दैट प्लेस, जो वहाँ पे रहने वाले रेजिडेंट हैं उस एरिया के, तो वो लोग जो है उनके लिए दे यूज़ किया। तो कहते हैं कि दैट दे कैन नॉट स्लीप, कि वो लोग सो नहीं पाते हैं, सो नहीं सकते हैं। देम किसके लिए यूज़ किया? नाइट वर्ड के लिए यूज़ किया। किस वर्ड के लिए? नाइट के लिए। तो यानी कि जो रातें हैं उनकी जो ड्यूरेशन है, उनकी कंप्लीट जो ड्यूरेशन, थ्रू मीन्स वी कैन से द होल, WHOLE, है ना, कंप्लीट, एंटायर, पूरी रात भर वो नहीं सो पाते हैं, और उन्हें बीच में ही उठना पड़ता है। रात चली रहती है लेकिन वो उठ जाते हैं, जग जाते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक इसमें आप कोई और डिफ़िकल्ट वर्ड बेटा नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पे स्किप करते हैं। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर। अब यहाँ पे हार्नेस वर्ड आया और एक स्विफ्ट रेंडियर। स्विफ्ट का मतलब तो होता है फास्ट, वेरी क्विक, वेरी फास्ट। स्विफ्ट गाड़ी जो मारुति की होती है, हमने सुना हुआ है, तो वो उसी की टाइटल पे, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्होंने ये टाइटल चूज़ किया। स्विफ्ट का मतलब होता है विच इज़ वेरी क्विक और फास्ट। हार्नेस का मीनिंग क्या होता है? अब हार्नेस का मीनिंग समझने के लिए हम देख सकते हैं, एक सेकंड इस पे चेक करो। ये रेंडियर की पिक है बेटा, एंड इन इट एज यू कैन सी, जो ये इक्विपमेंट जो यहाँ पे लगा हुआ है, विच इज़ टाइड विद इट्स बॉडी, इसके शरीर के साथ में जो इन्होंने अटैच किया हुआ है ये इक्विपमेंट, इसको बोलते हैं हार्नेस। ठीक है। और ये जो पीछे बैक साइड में जो आपको नज़र आ रहा है, ये उसका स्लेज है जो कि स्लाइड करके वहाँ पे आगे चलता है। वी कैन से स्लाइडिंग कार्ट, है ना। तो ये आइस के ऊपर स्लिप करते हुए इसको ये पुल करेगा और आगे की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा, ये कहते हैं कि वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर, जहाँ पे वो लोग सारे जो हैं, द पीपल ऑफ दैट एरिया, हार्नेस मीन्स, अगर आप इसको इंग्लिश में डिस्क्राइब करना चाहो, ये इसको वर्ड टू वर्ड बोलना चाहें, तो वी कैन से टू टाई इक्विपमेंट्स और अटैचिंग इक्विपमेंट्स ऑफ द स्लेज, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो हैं उनको, उनके अकॉर्डिंग जो भी पार्ट या जो भी उसमें स्ट्रक्चर होगा, दैट कैन बी कॉल्ड हार्नेस। तो वो उस पर हार्नेस किसके ऊपर डालते हैं, उसको अटैच करते हैं, किसके साथ में? द स्विफ्ट रेंडियर। स्विफ्ट वेरी फास्ट, जो बहुत तेज चलने वाले होते हैं, दौड़ने वाले होते हैं, उन रेंडियर के साथ में। टू द स्लेजेस, उन्हें किससे कनेक्ट करते हैं? स्लेज के साथ में। व्हेन इट स्नोज, जब भी वहाँ पे स्नोइंग होती है, बर्फबारी होती है, बर्फ़ गिरती है। whenever snow falls, then they do this thing।
एंड द चिल्ड्रेन लुक लाइक बेयर्स कब्स, और जो चिल्ड्रेन हैं, जो बच्चे हैं, दे लुक लाइक, वो दिखते हैं, कैसे दिख, बेयर्स कब का मतलब कि जो भालू होते हैं जिनके बॉडी के ऊपर इतने सारे जो थिक हेयर होते हैं, उनके जैसे, उनके बच्चों के जैसे वो दिखाई देते हैं। कब्स का मतलब क्या हो गया, यंग वंस। ओके, इन देयर फनी furry clothes and the reason calling them bear cubs is that, पोइट ने कहा, बताया कि वो इसने क्यों उनको इससे कंपेयर किया, बिकॉज दे वेयर, वो पहनते हैं, क्या पहनते हैं, फनी, एक कुछ अलग से, स्ट्रेंज, अजीब से, कुछ हटकर। फरी का मतलब इसके फर लगे हुए होते हैं, जिसके ऊपर फर, जो ऊन टाइप में कुछ जो होते हैं, इस टाइप का वूलन कुछ जो पार्ट होता है, फेदरिंग जो होती है, उसको हम फर कह सकते हैं। तो उन वो क्लॉथ्स जिसके ऊपर ये फर लगे होते हैं, उसको वो यूज़ करते हैं। दे वेयर ऑल दैट टाइप ऑफ थिंग्स, सो दैट्स वाई दे लुक लाइक बेयर कब्स। सर्दी का मौसम आता है तो गर्म कपड़े उन्हें पहनने होंगे, और पहनने होंगे तो इस टाइप के कपड़े पहनते हैं, और उनको, उनके अंदर वो बच्चे जो हैं वो बेयर कब्स जैसे दिखाई देते हैं। दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी एंड द पीपल, द एल्डर वंस, जो भी हैं वहाँ पे बड़े लोग जो हैं, दे टेल ए वेरी क्यूरियस स्टोरी, ए वेरी स्ट्रेंज, ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी टू देम। वो अपने बच्चों को एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो उन्हें सुनाते हैं, बताते हैं। एंड द पोइटिस सेज, आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू। पोइटिस कहती है कि मैं भी इसके ऊपर विश्वास नहीं करती कि वो सच ही होगी, मैं नहीं मानती, या हम लोग इसको नहीं कह सकते सच ही हो, लेकिन एंड येट यू मे लर्न ए लेसन, लेकिन जो फिर भी जो कुछ भी हो, वट एवर इट इज़, जो ये सही हो या गलत हो, सच हो या वैसे ही कोई भी फिक्सन हो किसी का, डजेंट मैटर, बट यू मे लर्न ए लेसन थ्रू इट। आप इसके थ्रू एक लेसन, एक जरूर सीखेंगे, एक मैसेज आपको ज़रूर मिलेगा। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं तुमसे ये कहानी बताती हूँ। ओके, वंस, एक बार, नाउ स्टार्ट द स्टोरी, अब यहाँ से वो स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है। व्हेन द गुड सेंट पीटर, गुड बिकॉज द पोइटिस रिस्पेक्ट दिस पर्सन, सो ही, सॉरी, शी यूज्ड दिस वर्ड विद इट। इसके साथ में, इसके टाइटल के साथ में उन्होंने यहाँ पे गुड इसीलिए यूज़ किया कि जो, जिसको सभी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, वो सेंट पीटर जो थे, बहुत ही अच्छे इंसान जो थे सेंट पीटर, वो लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, जब वो नीचे, अभी तो उसका माना कि उसके बाद तो ऊपर चले गए गॉड के पास में, लेकिन ये उस समय की बात है। इट इज़ द स्टोरी ऑफ द टाइम व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, जब वो नीचे की धरती के ऊपर या इस दुनिया में रहा करते थे, उस समय की बात है। एंड वॉकड अबाउट इट मीन्स when he walked, he visited all the areas of the world, पूरी दुनिया में एक तरह से वो वॉक करते थे, घूमते थे। उस समय की बात है, क्या करते हुए घूमते थे, प्रीचिंग, उपदेश देते हुए, ठीक है। जस्ट एज ही डिड, जैसा कि वो करते थे, यू नो, आप जानते ही हैं, एज यू नो ही डिड दिस थिंग, वो ये काम किया करते थे, लोगों को समझाया करते थे, लोगों को उपदेश देते थे, लोगों को धर्म की शिक्षा देते थे। तो इस तरह के जब वो काम करते थे, आप ऐसे जैसे जानते ही हैं, उस समय की ये बात है। दिस इज द स्टोरी ऑफ द टाइम व्हेन सेंट पीटर लिव्ड इन दिस वर्ल्ड एंड विजिटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रीचिंग द पीपल, ठीक है। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, और कहते हैं कि एक दिन वो, उन्होंने क्या किया कि वो किसी एक झोपड़ी, किसी छोटे मकान के दरवाजे पर गए, इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, और जिस टाइम पे वो पूरी वर्ल्ड का, अर्थ का एक भ्रमण कर रहे थे, ट्रैवलिंग कर रहे थे उस समय। वेयर ए लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स, और उस घर पे, जहाँ पे, जिसके दरवाजे पे वो गए, उस जगह पे देयर वॉज ए लिटिल वुमेन, वहाँ पे एक छोटी हाइट की, हम कह सकते हैं, एक लेडी थी, हु वॉज मेकिंग केक्स, वो केक्स बना रही थी, एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ, और वो उनको पका रही थी, किसको, उन केक्स को किस पे पका रही थी, ऑन द हर्थ। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया इन्होंने, हर्थ का मतलब होता है फायर प्लेस फॉर कुकिंग, वो आग जलाकर जलाने की वो जगह जहाँ पे फिर खाने वगैरह के कुछ भी आइटम जो है वो पकाए जाते हों, बेकिंग के लिए जो यूज़ किए जाते हों, उसके ऊपर उस फायर प्लेस के अंदर या उसके ऊपर वो जब वहाँ पे केक पका रही थी। एट दैट टाइम शी वॉज बेकिंग केक्स
फॉर हर फैमिली एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग। और क्योंकि द सेंट पीटर, वी कैन से सेंट पीटर वॉज फेंट। फेंट का मतलब दो बनते हैं बेटा, एक तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना, वीक, और वी कैन से अनकॉन्शियस, थोड़ा सा बेहोश सा होना, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इस कारण से उसने ये वर्ड यूज़ किया। फेंट विद फास्टिंग, फास्ट का मतलब पता लग ही गया, उन्होंने फास्ट रखा हुआ था, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय से, काफ़ी घंटों से भी हम कह सकते हैं, क्योंकि सुबह से शायद चले हुए होंगे, और इस कारण से उस ड्यूरेशन के लिए उसने यूज़ किया। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, बिकॉज क्योंकि लगभग दिन जो था वो कंप्लीट हो चुका था, पूरा दिन बीत गया था। एंड ही आस्क्ड हर, और उसने उस लेडी से रिक्वेस्ट की। आस्क का मतलब क्योंकि उसने पोलाइटली उसने कहा होगा, तो ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम a single one. It means he requested her to give him a single cake, one cake from her store of cakes. उसके जो केक्स का स्टोर था उसमें से केवल एक केक उसे दे दे, ऐसा उसने उससे रिक्वेस्ट की। And what happens then? So she made a very little cake, and because she was not ready to give the same फ्रॉम द स्टोर, जो भी उसके पास स्टोर किए हुए थे उनमें से वो सेम वैसा का वैसा एक देना नहीं चाहती थी, बिकॉज ऑफ हर ग्रेडीनेस, उसकी जो ग्रेडीनेस थी उसके कारण से, लालच के कारण से वो नहीं देना चाहती थी। वो सोच रही थी कि इनका साइज़ कुछ बड़ा है, इतना ज़्यादा, इतना बड़ा जो है वो उसे नहीं देना चाहिए। सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक, उसने एक छोटा सा केक बनाया, बहुत छोटा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जैसे ही उसने क्या किया, एज शी लेड इट फॉर बेकिंग, मीनिंग क्या बन जाएगा, बट एज इट बेकिंग ले मतलब कि उसने पकाने की जब उसे उसने रखा, शी लुक्ड एट इट, उसने उसकी तरफ देखा, एंड थॉट इट्स, और उस एंड थॉट उसने सोचा, इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, कि ये तो देखने में काफ़ी बड़ा है, इट इज़ वेरी लार्ज टू गिव अवे, ये इसे नहीं दिया जाना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी लार्ज। सो देयरफॉर, इसलिए शी नीडेड अनदर वन, इसलिए उसने एक और जो था उसे उसने उसके लिए जो डव था वो उसने तैयार करना शुरू किया। नीडेड का मतलब क्या होता है, गूंदना होता है, उसका फॉल्ट जो है या उसका स्ट्रक्चर तैयार करना होता है ना। मॉइस्चर्ड फ्लोर और क्ले उसके लिए यूज़ करते हैं, मिट्टी या जो फ्लोर जो आटा होता है उसका उसको गूंदना या उससे कोई भी डव तैयार करना, उसको हम बोलते हैं नीडेड। ओके, एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, और अभी एंड स्टिल ए स्मॉल, और अब की बार उससे भी छोटा उसने प्रिपेयर किया। बट इट लुक्ड, लेकिन ये फिर भी कैसा दिखा, व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, जब उसने उसको चेंज किया, उसकी साइड चेंज की, तो ये भी दिखाई दिया कैसे, बट इट लुक्ड एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, जैसा कि पहले वाला बनाया गया था वो उसके जैसा ही ये भी बड़ा उसे दिखाई दिया। बट इट ऑल्सो लुक्ड एज लार्ज एज द फर्स्ट वन वॉज। ओके, देन शी टुक ए टाइनी स्क्रैप ऑफ डव, और उसके बाद उसने एक बहुत छोटा सा, टाइनी मीन्स क्या हो गया, वेरी स्मॉल, स्क्रैप का मतलब पीस कह सकते हो, टुकड़ा कह सकते हो, किसका, ऑफ डव, जो तैयार किया हुआ था उसका। एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसे बार बार फ्लैट रोल किए गई, ताकि उसको, क्योंकि छोटा सा था, बिल्कुल ही स्मॉल था, उसको बड़ा करने के लिए उसको बार बार रोलिंग की, जैसे हम लोग अपने यहाँ पे चपाती वगैरह बनाते हैं तो उसको कैसे रोल करते हैं ना, उसी सेम वे में। एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, और उसे बेक्ड उसे पकाया, इट थिन, इसे इतना पतला, जैसा कैसे पतला था, एज ए वेफर का मतलब होता है जैसे हम लोग बोलते हैं बहुत ही, जिसकी थिकनेस बहुत कम होती है, और कहने के लिए हम कह सकते हैं कि जो पापड़ वगैरह होते हैं ना उसकी लेयर जैसी होती है, उस तरह की चीज़ के अंदर। तो इतना पतला जो था वो उसने वो तैयार किया, थिन स्लाइस वी कैन से, ना, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट, बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, लेकिन वो अब वो उससे भी अलग नहीं हो सकती, उसे दे नहीं पाई, इतना पतला उसने उसको प्रिपेयर किया, इतना पतला उसने उसको वहाँ पे बनाया, लेकिन बावजूद उसके फिर उसको भी देने में उसको बड़ी तकलीफ हुई। शी कुड नॉट प्रिपेयर हर सेल्फ
या शी कुड नॉट गिव दैट वन ऑल्सो फॉर, क्योंकि शी सेड, और इसलिए उसने कहा, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, कि जब मैं मेरे जो केक हैं जब मैं उन्हें खुद खाती हूँ, मेरे लिए उसको यूज़ करती हूँ, तब तो मुझे बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं, तब तो छोटे होते हैं वो, आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, ये वही जो हैं फिर भी बहुत बड़े हो जाते हैं जब उन्हें देने की बात आती है, वो मुझे बड़े दिखने लगते हैं। दे लुक्ड वेरी लार्ज वेन एवर आई ट्राई टू गिव देम टू यू, सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, और इसलिए ऐसा कहते हुए उसने उन सभी को उठाकर अपने शेल्फ पे रख दिया उठाकर, यानी कि उसको एक भी नहीं दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, और इस बात पर जो गुड सेंट पीटर था वो बहुत गुस्सा हो गया, नाराज़ हो गया। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, सॉरी, ही वॉज वेरी हंग्री, बहुत ज़्यादा भूखा था, एंड फेंट, और वो काफ़ी कमज़ोर या काफ़ी हम कह सकते हैं कि वीक फील कर रहा था अपने आप में, बेहोशी सी ऐसी फीलिंग आ रही थी उसके अंदर। एंड श्योरली सच ए वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट, और वास्तव में ऐसी एक लेडी, दैट टाइप ऑफ लेडी वॉज इनफ, वो काफ़ी थी, किस चीज़ के लिए, वॉज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट, ये काफ़ी था, इस तरह की लेडी जो थी वो काफ़ी थी, किस चीज़ के लिए, टू प्रोवोक ए सेंट। प्रोवोक का मतलब क्या होता है, किसी को उकसा देना, किसी को भड़का देना, उस सेंस में यूज करते हैं प्रोवोक ए सेंट। और या फिर उसको अगर हम अपने इंग्लिश के अंदर सिनोनिम निकालें तो क्या कह सकते हैं, इन्फ्लेम कह सकते हो, एग्रीवेट कह सकते हो, या फिर कॉज टू गेट एंग्री, है ना, जिससे गुस्सा दिलाया जा सके। वो काफ़ी था किसके लिए, उस सेंट या उस संत के लिए, यानी कि आप कह सकते हैं कि उसकी वो जो ऐसी जो एक्ट था, उसका जो नेचर जो था, उसने जो बिहेव किया, वो सब चीज़ें जो थी वो उस सेंट पीटर को गुस्सा दिलाने के लिए इनफ थी, वो सफिशिएंट थी। एंड ही सेड, और उसने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, उसने कहा यू आर सो मच यू आर too selfish, you are very selfish, that's why you are not appropriate, you don't deserve the human form, या फिर तुम उसमें रहने के लायक नहीं हो, ये इंसान की फॉर्म में तुम्हें नहीं रहने दिया जा सकता, क्योंकि तुम जिस तरीके से जितनी ज़्यादा सेल्फिश हो ऐसा उसमें पॉसिबल नहीं है। एंड टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, और क्योंकि इंसान के फॉर्म में रहना और तुम्हें दोनों चीज़ें बहुत इजीली मिल जाना, क्या, बोथ फूड एंड शेल्टर, खाना भी और रहने की जगह भी, एंड फायर, और आग, टू कीप यू वार्म, तुम्हें गर्म रखने के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो है तुम्हें ऐसे ही ईज़िली मिल जाना जो है वो भी सही नहीं है, बिकॉज यू आर रियली वेरी सेल्फिश। तो उसके बाद क्या हुआ, नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, और वी कैन से नाउ द सेंट पीटर कर्सिस हर, उसको श्राप देते हैं। क्या श्राप दिया, क्या कहते हैं आप देखिए आगे, ही कर्सेस दैट यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, तुम अपना घर बनाओगे, यू वी कैन से you will build the home, your shelter we can say, as the birds do, जैसे कि birds बनाती हैं, as they do, okay, and shall get your scanty food, और तुम भी जो है तुम्हारा खाना जो है, scanty का मतलब होता है which is not enough, है ना, which is very rare, जो बहुत कम हो, जिसकी मात्रा जो बहुत मुश्किल से मिल पाता हो, ऐसा खाना जो है तुम भी बड़े इजीली, तुम्हें जब जैसे अभी खाना मिल रहा है ऐसे तुम्हें खाना तब नहीं मिल पाएगा, बर्ड्स की तरीके से ही तुम्हें भी बड़ी मुश्किल से खाना ढूंढ ढूंढ कर लाना पड़ेगा, बहुत थोड़ा सा तब तुम्हें मिल पाएगा। वो भी कैसे मिलेगा, बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। यहाँ पे बोरिंग का मीनिंग क्या है, मेकिंग हॉल, क्या मीनिंग है इसका, मेकिंग हॉल इन एनी सरफेस, किसी भी सरफेस के अंदर जो हॉल बनाना होता है उसको बोरिंग कहते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम्हें उसके लिए हॉल टाइप में कुछ फॉर्म करना पड़ेगा, उसके अंदर से फिर निकालना पड़ेगा, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू ना, बहुत मुश्किल होगा जिसे करना। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, और वो भी बोरिंग कहाँ करनी पड़ेगी, ऑल डे, पूरे दिन भर, इन द हार्ड, उस बहुत ही हार्ड इसका सरफेस होगा जो कि बहुत ही
हार्ड होगी, ओके, ड्राई वुड, और जो कि सूखी लकड़ी है, वो सूखी लकड़ी जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, उसके अंदर दिन भर तुम्हें बोरिंग करनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हें कुछ मुश्किल से थोड़ा सा खाना मिल पाएगा। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, और जैसे ही सेंट पीटर ने ये बोला, वो क्या हुआ, वो जो लेडी थी, कहते हैं कि देन अप शी वेंट, वो ऊपर की तरफ चली जाती है, थ्रू द चिमनी, चिमनी जो जिसमें एग्जॉस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें स्मोक या जो इस तरह की जो होती है गैसेस वगैरह को बाहर निकालने के लिए, उसका जो रास्ता बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, चिमनी बोलते हैं। एंड एज आई थिंक वी ऑल नो इट वेरी वेल, ठीक है। तो उसके अंदर वो ऊपर की तरफ चली जाती है, नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, बिना कोई भी एक शब्द बोले वो उसके अंदर ऊपर की तरफ चली जाती है। एंड क्योंकि उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आग होती है, टेम्परेचर होता है, दैट्स वाई कहते हैं कि एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू, और उसके अंदर जाने के बाद जब वो बाहर निकलती है टॉप की साइड से, ऊपर की तरफ से, तो कहते हैं कि उसके टॉप, चिमनी के टॉप साइड से फ्लू करती है, उड़ी, क्या उड़ी, ए वुड पैकर। वुड पैकर हम लोग जानते होंगे, वुड पैकर क्या होता है, जो कि उसकी एक इमेज मैं आपसे दिखाता हूँ ताकि इजीली आप समझ पाएँ। मैं उसको शायद मेरे पास हो, बेटा एक सेकेंड वेट, ओके। आप एक वीडियो क्लिप है उसमें उसकी ये देखा, आप इमेज देखेंगे, ये देखिए, ये एक वुड पैकर है, और इसके जो मूवमेंट होंगे यानी कि बहुत इजीली उसे खाना नहीं मिलेगा, बार बार उसको अपने बीक के थ्रू ऐसे स्ट्राइक करना पड़ता है, और उसके अंदर से फिर कुछ भी एक कोई भी इंसेक्ट वगैरह, कोई कीड़े वगैरह जो होते हैं वो उनको निकाल कर ढूंढ कर वो खाते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, और इस तरीके से कहते हैं कि वहाँ पे एक वुड पैकर जो था वो उसके अंदर से उड़कर निकलता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द चिमनी, फॉर शी वॉज चेंज टू ए बर्ड, और क्योंकि वो अब एक बर्ड के अंदर चेंज हो चुकी थी, दैट्स वाई, यानी कि तभी उसके अंदर से वो एक ऐसा बर्ड निकल के गया। शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, और कहते कि उसके हेड के ऊपर एक स्कारलेट, स्कारलेट के मतलब क्या होता है डार्क रेड, ब्राइट रेड, शाइनिंग रेड, एक बहुत ही गहरे लाल रंग की एक कैप उसने पहनी हुई थी ऑन हर हेड, एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, और वो वहीं पे छोड़ दी गई, वो वहीं पे रह जाती, वो तो उसको कोई लॉस नहीं है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बट लेकिन ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्न्ड, लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर जो और बाकी कपड़े थे वो सब जल जाते हैं, ब्लैक एज ए कोल, कोयले के जैसे काले हो जाते हैं, इन द फ्लेम, उस धुआं के अंदर, स्मोक या फ्लेम ऑफ द फायर ना, तो लपटों के अंदर जलने के बाद वो काले हो जाते हैं। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, अब ये स्टोरी यहाँ तक फिनिश हो चुकी है, उसके बाद की सिचुएशन क्या है, अब वो बर्ड में कन्वर्ट हो गई है, एंड नाउ एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, कंट्री का मतलब क्या होता है, कंट्री साइड जो ग्रामीण या नेचुरल जो एरिया होता है जहाँ पे इस तरह के एरिया से जो बिलोंग करते हैं, वहाँ के जो स्कूल बॉय थे, स्कूल जाने वाले बच्चे या लड़के जो हैं, हैज़ सीन हर इन द वुड, उन्होंने उसे देखा, कहाँ पे देखा, वो देख चुके हैं उसको, कहाँ पे, वुड का मतलब यहाँ पे क्या है, जंगलों के अंदर, पेड़ों के अंदर, वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज, जहाँ पे वो पेड़ों के ऊपर, पेड़ों के अंदर रहती है, टिल दिस वेरी डे, अभी आज के दिन तक भी, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और जो कि अपने खाने के लिए बार बार कहीं पे हॉल जो है वो बनाती रहती है, तब जाके उसे खाना मिलता है। सो एट लास्ट वी कैन से दिस इज़ अ वेरी इजी पोएम विच टेल्स अस व्हाट टू डू, मतलब कि हमें क्या किस चीज़ की समझाती है, इट एक्चुअली इंस्टिल्स इन आवर माइंड्स दैट द वैल्यू ऑफ काइंडनेस is very important. We can say we should respect all the persons, we should help others in need. ठीक है, तो बेटा यही इसका मैसेज था। ये बैलेड की कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बैलेड होते क्या है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंड आई थिंक नाउ वी शुड डिस्कस अबाउट द literary devices which are used in this poem by the poetess. So at first, एक तो बेटा इसकी रैम स्कीम चेक करो। रैम स्कीम क्या है, नॉर्थलैंड, नॉर्थलैंड का मतलब क्या हुआ, या लास्ट में जो साउंड है उसको देखेंगे,
इसको प्रोनाउंसिएट करके देखोगे क्या इस नेक्स्ट जो वर्ड है उसमें सेम है या इससे मैच करता हुआ कोई है। आई थिंक कोई नहीं है। तो ए, यहाँ पे ए, फ्यू फिर डिफरेंट गया, बी विंटर फिर डिफरेंट है, सी एंड फ्यू एंड थ्रू। लास्ट में फ्यू एंड थ्रू जो है इनको आप दोनों को राइमिंग में एक तरह से यूज़ करेंगे। तो क्या बन जाएगा, ए बी सी बी, ए बी सी बी, इसकी राइम स्कीम होगी। नेक्स्ट में चेक कर लेते हैं एक बार कि यही सेम है कि नहीं है। इसमें देखते हैं रेनडियर स्नोज, तो ए बी सी एंड क्लॉथ्स एंड स्नोज, ठीक है, तो ए बी सी बी। ओके, नेक्स्ट स्टोरी ट्रू लेसन यू, स्टोरी ए ट्रू, बी लेसन सी एंड देन ट्रू एंड यू, दोनों में सेम सा साउंड है, तो फिर से बी। तो ऑलमोस्ट आप हर स्टेंजा में यही पाएंगे, राइम स्कीम इसकी यही है। अब इसके जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं और जो बाकी हैं उनको डिस्कस करते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, इट मीन्स दो वर्ड्स रिपीट हुए, वी कॉल इट रेपिटिशन। क्या होता है, रेपिटिशन, REPITITION। ओके, देन वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, उसके बाद है एलिट्रेशन है बेटा। देखो यहाँ पे देखो THAT, दैट दे डैम। थ्रू को काउंट मत करो, डिफरेंट साउंड है, लेकिन यहाँ पे आप साउंड के अकॉर्डिंग चलोगे तो दैट में, दे में एंड डैम के अंदर, तो यहाँ पे क्या है, सेम साउंड है, तो इसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। क्या कहेंगे, एलिट्रेशन, ALLITERATION, ठीक है, एलिट्रेशन, जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा जो वर्ड्स हैं कॉन्जिक्यूटिवली कहें, थोड़ा स्मॉल लिटिल गैप के ऊपर जो हो सकता है, और जिनमें सेम साउंड बिगिनिंग में आ रही हो, किसी भी वर्ड्स के बिगिनिंग के अंदर अगर सेम साउंड होगी तो एलिट्रेशन कहेंगे। ओके, और उसके बाद इसमें नेक्स्ट है वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर। तो इसके अंदर चेक करें तो बेटा where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows and the children look like। ओके बेटा, सिमिली यूज हुई है, देखो लुक लाइक, जहाँ पे भी किन्हीं दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आपस में कंपेयर किया जाए और यूजिंग लाइक, एज और सो वर्ड्स, इन तीनों वर्ड्स को यूज़ करेगा, लाइक, एज और सो। अगर इनको यूज़ करके फिर कंपेयर कर रहा हो तो वहाँ पे हम कहते हैं कि वो सिमिली है, SIMILE करके वर्ड होता है, ठीक है। तो इसके अंदर लाइक वर्ड यूज़ किया और कंपेयर किस किस को किया गया, चिल्ड्रन जो हैं उनको कंपेयर किया किसके साथ में, बेयर्स कब्स के साथ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट अगले नेक्स्ट लाइन में चेक करो, इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। तो यहाँ पे देखो FF साउंड जो है वो रिपीट हुआ, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, कहाँ पे, यहाँ पे दैट, दे एंड देम के अंदर एलिट्रेशन बताया था, तो सेम यहाँ पे भी एक साउंड जो है वो मैच कर रही है बिगिनिंग के अंदर, तो आप बोलोगे एलिट्रेशन है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ, दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू एंड येट यू मे लर्न ए लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। तो टेल और टेल फिर टू, इसके अंदर देखो आ गया क्या है, एलिट्रेशन है, ठीक है। और लर्न ए लेसन में भी कह सकते हो, यहाँ पे भी दो वर्ड हैं जो कि सेम साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, और कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, इसके अंदर है कुछ, वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो। वर्ल्ड बिलो, LL जो है इसको आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं कि कॉन्सोनेंस के एग्जांपल है। एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग, एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो,
मैंने इसमें कोई नज़र नहीं आ रहा मुझे, आगे चलते हैं. He came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was. Where woman was. तो यहाँ पे W साउंड रिपीट हो रहा है. ठीक है, आप इसको देखेंगे, इसका मतलब यहाँ पे एलिट्रेशन हो गया. एंड बेकिंग देम ऑन द अर्थ. ठीक है, और कोई नहीं है. नेक्स्ट चलो. And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes. अब यहाँ पे he या यहाँ पे दोनों वर्ड रिपीट हुए हैं, तो फ्रॉम ये रेपिटेशन का एग्जांपल होगा. हर टू गिव हिम ए सिंगल वन. कोई खास नहीं है इसमें कुछ भी ऐसा. नेक्स्ट पे चलो. सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे. इट थॉट इट, इसके अंदर आप कॉन्सोनेंस को मानिए. कॉन्सोनेंस कब होता है? जब कभी भी किसी वर्ड के बिगिनिंग में ना होकर अदर देन बिगिनिंग कहीं किसी और प्लेस के ऊपर, और कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट होता है तो हम उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंस. अगर वोवल साउंड रिपीट होगा तो उसको बोलते हैं एसोनेंस. तो यहाँ पे आप कॉन्सोनेंट के एग्जांपल मान सकते हैं. टी जो है वो अब यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है बार बार. यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो. इसमें भी टू जो है उसको यूज़ कर सकते हो. टी जो है ये एलिट्रेशन एग्जांपल बनेगा. फिर देयरफॉर शी नीडेड अनदर एंड स्टिल ए स्मॉलर. स्टिल ए स्मॉलर के अंदर एस एस रिपीट हो गया है. ठीक है, इसके अंदर आप क्या कहेंगे कि एलिट्रेशन है. बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज. एज लार्ज एज का मतलब, किसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे सिमिली का यूज़ हुआ. फिर से उसने कंपेयर किया. ठीक है, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया जा रहा है. एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन. Then she took a tiny scrap of dough and rolled and rolled. Rolled and rolled का मतलब यहाँ पे repetition हो गया बेटा. ठीक है, and baked it thin as a wafer. तो यहाँ पे फिर से simile use हो गया. But she could not part with that. For she said, my cakes that seem too small seem small. यहाँ पे alliteration का example है इन दोनों के अंदर. seem और small में एस का रिपीटेशन है. when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. फिर से आ गया एस, फिर यहाँ पे एस और फिर यहाँ पे एस. तो यहाँ पे एलिट्रेशन है. Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman, एस फिर से रिपीट हो गया, was enough to provoke a saint. And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter, and fire to keep you warm. Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring. यहाँ पे देखो बेटा, boring and boring जो है repetition का example है. okay? और and all day in the hard dry wood. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal. यहाँ पे simile है. And every country school boy has seen her in the wood. H को रिपीट किया हुआ है, कह सकते हो कि एलिट्रेशन है.
where she lives in the trees, she lives in the trees till this very day. ट्रीज एंड टिल में कह सकते हो. बोरिंग एंड बोरिंग फिर से रेपिटेशन का एग्जांपल है. तो बेटा इसके अंदर यही थे जो मेन लिटरेरी डिवाइस. सो इट इज़ ऑल फॉर दिस पॉइंट बेटा, यही सब कुछ था. एंड आई होप आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा. सभी जो पोएटिक डिवाइसेस हैं या लिटरेरी डिवाइसेस उनको आप प्रिपेयर करें और अपने वर्ड मीनिंग्स को प्रिपेयर करें. उसका ट्रांसलेशन जो उसको फिर से वीडियोस को पॉज कर लें. जब भी आप उसको डिफ़िकल्ट वर्ड आपको मिल रहा हो उसको नोट करें एंड रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स ना. और एट लास्ट आई वुड से टेक केयर योर सेल्फ. अपना ध्यान रखें सभी लोग. इस जो प्रॉब्लमेटिक टाइम अपना चला हुआ है इसको आप लोग अपने आप को संभाल के रखें. अपनों का ख्याल रखें. हमेशा केयरफुल रहें हर चीज़ के लिए. मैं आपके एक अच्छे स्वास्थ्य की, अच्छी हेल्थ की हमेशा एक विश करता हूँ गॉड से. एंड आप खुश रहें, अपने करियर में आगे बढ़ें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.